भाई लोग, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमें ये फैन और रूटलेस एम्प्रेस देखने को मिलने वाली है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि वो मिस्टीरियस पर्सन बताता है कि मैंने पहले हाफ इमोर्टल एम्परर लेवल पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी बट मैं फेल हो गया था। और गाइस, इस पर्सन को तीनों एम्परर एल्डर बोल रहे हैं, इसलिए मैं भी इसे एल्डर बोलकर ही प्रेजेंट करूंगा जब तक इसका नाम नहीं पता चल जाता। इसके बाद हमारा एपिसोड शुरू होता है और हमें ग्रे एम्परर को दिखाया जाता है और वो अभी के लिए इतना रिस्पेक्टफुल इसलिए था क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि ये एल्डर कितना टेरिफाइंग और कितना पावरफुल है। और उसे साफ पता था कि ये वही पर्सन है जो कभी ऑलमोस्ट इमॉर्टल एम्परर बन चुका था और इसी वजह से ग्रैंड एम्परर और बाकी सब उसके सामने अंदर से डर और रेस्ट्रेंट महसूस करते थे। ये सुनकर धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि रयूमर्स के अनुसार इस एल्डर ने पहले ब्रेक थ्रू किया था, लेकिन आखिरी मोमेंट में उसकी बॉडी और डाव लगभग एक्सटिंग्विश हो गए थे और इसी कारण उसने खुद को सील कर लिया था। और यह एल्डर उनका गाइड भी था और इमॉर्टल एम्परर बनने की डिजायर में उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के खुद को डार्कनेस में झोंक दिया था क्योंकि बाकी सारे पाथ्स वे पहले ही ट्राई कर चुके थे और एक भी हाफ स्टेप आगे नहीं बढ़ पाए थे, जबकि डार्कनेस सोर्स ने उन्हें थोड़ा आगे बढ़ने दिया था और इस पाथ पर उन्हें होप दिखाई दे रही थी और वही उनके लिए एक ग्लिमर ऑफ लाइट बन गया था। और यही वजह थी कि एल्डर पहले ही कह चुका था कि डार्कनेस के अंदर रेडियंस देखना कंपैरेटिवली आसान है। ये सुनकर शी हाउ कोल्ड वॉइस में बोलता है कि सिर्फ तुम्हारे कहने से वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। और अगले ही पल शी हाउ की बॉडी के बाहर की पुरानी स्किन पूरी तरह अलग हो जाती है और एक चमकती हुई इमॉर्टल बॉडी प्रकट होती है जिसके अंदर इमॉर्टल ब्लड फ्लो हो रहा होता है जो ब्राइट रेड और डैजलिंग होता है। वो सिर्फ रिवाइव ही नहीं होता है बल्कि उसकी मैजिकल फोर्स और भी वाइगर हो जाती है और उसकी पावर बेकाबू होकर रिलीज होने लगती है और यहाँ तक कि उसके बाल भी इमॉर्टल गोल्ड की तरह चमकने लगते हैं। और जब उसकी प्यूपिल्स खुलती बंद होती हैं तो सोल शेकिंग पावर फैलती है जो देखकर ग्रे एम्परर तक का फेस एक्सप्रेशन बदल जाता है और उसके दिल में गहरा डर बैठ जाता है। और तभी ब्लैक कपड़ों वाला एल्डर गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि उसका पथ यहीं खत्म हो चुका है और जबरदस्ती आगे बढ़ने पर सिर्फ डिस्ट्रक्शन मिलेगा। लेकिन ये सुनकर शी हाउ उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है क्योंकि उसके बिलीफ को कोई हिला नहीं सकता था और अगले ही पल उसका ऑरा और किलिंग इंटेंट फूट पड़ता है और वो अब भी फेदर एम्परर, ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर को खत्म करने पर अड़ा रहता है। और एक हॉन्ग की आवाज के साथ शी हाउ एक्शन लेता है, फिस्ट इंप्रेशन कंडेंस करके आगे बढ़ता है। चाहे सामने यह एल्डर कितना ही डीप और इमेजरेबल क्यों न हो, वो फिर भी तीनों एम्परर पर अटैक करता है और तभी इंस्टेंट रियलम सी वाइप आउट होने लगता है। बड़े बड़े ओशन रीजन सूख जाते हैं, शी हाउ की फिस्ट की पावर से सब कुछ अनाइलेट हो जाता है और हर वेव के साथ एक रूइंड वर्ल्ड अपीयर होता है और फिर प्राइमल कैओस में गायब हो जाता है। उसकी फर्स्ट की डैजलिंग रेडियंस पास, प्रेजेंट और फ्यूचर तक को इल्यूमिनेट कर देती है। ये देखकर तीनों हाफ इमॉर्टल एम्परर हिल जाते हैं क्योंकि अपनी मौजूदा हालत में वे इसे रोक ही नहीं सकते थे। लेकिन तभी एल्डर सिर हिलाते हुए कहता है कि वो उसे अपना पुराना पाथ दिखाएगा जो उतना ही आगे गया था जितना शी हाउ जा रहा है, लेकिन आखिर में डेड एंड ही साबित हुआ। और एक हॉन्ग की आवाज के साथ वह पिच ब्लैक पाम बढ़ाता है जो शी हाउ को ब्लॉक कर लेता है और उस पाम में उसका डाव और मैजिक मर्ज होती है और जैसे ही वो अपना हाथ घुमाता है तो मानो जैसे हेवंस पलटने लगा हो और पास्ट सीन्स रिफ्लेक्ट होते हैं जहां वो एल्डर भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा था। लेकिन ये सब वो एल्डर केवल डार्कनेस फोर्स की वजह से ही कर पाया था और इंक ब्लैक सोर्स के साथ बिल्कुल शी हाउ की तरह। फर्क बस इतना था कि उसने डार्कनेस बॉडी बनाई थी और पावर भी अलग थी, लेकिन सिचुएशन एक जैसी ही थी। और लास्ट में इमॉर्टल एम्परर बनने की कोशिश में उसकी बॉडी और प्राइमोर्डियल स्पिरिट दोनों इंच बाय इंच टूटकर डिस्ट्रक्शन की ओर चले गए थे। ये सब देखकर भी शी हाउ कोल्ड ही रहता है और कहता है कि तुम हो, मैं हूँ। वे तीनों दाव के पीछे ह्यूमैनिटी को मिटा चुके थे और किसी भी मीन्स से आगे बढ़ने को तैयार थे, लेकिन मेरे पास अब भी फ्लैश और ब्लड है और मैं अब भी वही हूँ। ये सुनकर फेदर एम्परर, ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं। तो दूसरी ओर एल्डर आह भरते हुए कहता है कि यूथ अच्छा होता है, आक्रामकता, विगर और आंसू सब साथ होते हैं, लेकिन आखिर में कुछ नहीं बचता। ग्रेट डाओ हमेशा रूथलेस रहा है और अगर कोई हर मीन्स अपनाने को तैयार नहीं तो इमॉर्टल एम्परर कैसे बनेगा। ये सुनकर शी हाउ कोल्ड वॉइस में जवाब देता है कि डाओ रूथलेस है लेकिन उसमें इमोशंस भी हैं। सब इस पे डिपेंड करता है कि तुम क्या छोड़ना चाहते हो। सबके अपने अपने पाथ्स हैं और उसका अपना अलग रास्ता है। और फिर वह साफ कहता है कि जो खुद इमॉर्टल एम्परर नहीं बन पाया उसे उंगली उठाने का हक नहीं है। और वो ग्रे एम्परर और बाकी की तरफ इशारा करता है कि वो उनमें से नहीं है और इसके साथ ही शी हाउ की फिस्ट इम्प्रिंट्स रुकती नहीं है। तो दूसरी ओर एल्डर भी उसी लेवल की अनमैच्ड स्ट्रेंथ से काउंटर अटैक कर देता है और उसकी पुरानी स्किन क्रैक होने लगती है जैसे फिर से वो डार्कनेस कोर बनने वाला हो। जबरदस्त कोलिजन के बाद ग्रे मिस्ट पूरे रेल्म सी में फैल जाती है और यह एरिया पूरी तरह सूख जाता है। ओशन के ड्राई डेप्थ्स दिखने लगते हैं, रीफ्स, प्राइमल केओस और करोड़ों साल पुराने इमॉर्टल बोन्स सामने आ जाते हैं
इसके बाद एल्डर कहता है कि डाओ फ्रेंड, तुम जिद में गलत रास्ते पे जा रहे हो और तुम्हें समझना चाहिए कि ज्यादा डार्कनेस लोग होंगे तो लैंड ऑफ डार्कनेस की ओरिजिन फोर्स उतनी बढ़ेगी, लेकिन तभी तो ब्रेक थ्रू का चांस मिलेगा और आखिर में वो भी उन्हीं जैसा है। यह बात वह देर सवेर समझ जाएगा, लेकिन ये कहते हुए भी उसका पाम रूथलेस ही रहता है और हेवंस को तोड़ने और अर्थ को मिटाने वाली उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वह और भी पावरफुल हो चुके शिहाओ का सामना कर सकता था। और फिर एल्डर कोल्ड वॉइस में कहता है कि अगर ऐसा है तो वे इस दुनिया को मिटाकर उसकी रिजॉल्व पक्की कर देंगे। और एक हॉन्ग की आवाज के साथ वो इमॉर्टल डोमेन की ओर पाम अटैक करता है और ताकि उसे पूरी तरह डेथ लैंड में बदला जा सके। ये देखकर शिहाओ गुस्से में दहाड़ता है कि वो ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ये सुनकर एल्डर शांति से कहता है कि वह वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर है और शिहाओ ने शुरू में ही फील कर लिया था कि यह एल्डर थोड़ा अजीब है और उसका ओरिजिन शायद उससे कहीं ज्यादा टेरिफाइंग है जितना वो दिखता है। जिसके बाद शिहाओ डरता नहीं है और सीधे उसका सामना करता है। इसके बाद एल्डर 3 एम्परर पिल्स निकालता है और कहता है कि उसने इन्हें पूरी लाइफ लगाकर बनाया है। 3 हाफ इमॉर्टल एम्परर को इन्हें खाकर रिकवर करने और इमॉर्टल डोमेन को वाइप आउट करने का ऑर्डर देता है ताकि शिहाओ के आखिरी अटैचमेंट्स खत्म हो जाए। और यह पिल्स डार्कनेस इमॉर्टल गोल्ड से रिफाइंड किए हुए लग रहे थे। ये सुनकर वे उन पिल्स को लेकर आगे बढ़ते हैं और उनका किलिंग इंटेंट फूट पड़ता है, जो देखकर शिहाओ गुस्से में चिल्लाता है कि वे ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। और अगले ही पल वो चारों को रोक लेता है और डैम के पीछे की दुनिया में कदम रखने नहीं देता है। लेकिन तभी फेदर एम्परर की भौहें सिकुड़ जाती हैं और वो कहता है कि कोई आ रहा है। और ये सुनकर वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर भी अचानक मुड़कर टाइम की ग्रेट रिवर की ओर देखता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आता है। और फिर एल्डर पहले कहता है कि पहले शिहाओ को किल करो। ये सुनकर फेदर एम्परर की आवाज बहुत ज्यादा तीखी हो जाती है। उसके पीछे ब्लड से लिपटे हुए विंग्स अपीयर होते हैं और वो सीधे शिहाओ पर अटैक करने के लिए मूव करता है। और वो अभी के लिए किसी भी कीमत पर पहले शिहाओ को किल करना चाहता था। और इसी के साथ ग्रैंड एम्परर भी सीधे एक्शन में उतर जाता है और अपना हाफ इमॉर्टल एम्परर मैजिकल आर्टिफैक्ट निकालकर स्लॉटर के लिए आगे बढ़ता है। तो दूसरी ओर ग्रे एम्परर भी पीछे नहीं रहता है। वो हमेशा की तरह उन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करता है और मुंह से इनकेंटेशंस पढ़ते हुए डेडली कर्सेस छोड़ता है। और इसी बीच वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर मुड़कर टाइम की ग्रेट रिवर की ओर देखता है और उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो जाता है। उसे तीनों एम्परर के अटैक से ज्यादा डर उस क्रीचर से लग रहा था जो टाइम रिवर से आ रहा था, क्योंकि आमतौर पर उनके लिए डर नाम की कोई चीज नहीं होती थी। आखिर वे सबसे पावरफुल क्रीचर्स थे। लेकिन जैसे ही बात टाइम से जुड़ती है तो सिचुएशन बदल जाती है, क्योंकि टाइम रिवर से आने वाला कोई भी एग्जिस्टेंस एक अनफोर्सिएबल वेरिएबल हो सकता था और हाफ इमॉर्टल एम्परर लेवल पर टाइम के खिलाफ जाने वाले मामलों को खुद वे भी डिड्यूस नहीं कर सकते थे। इसी दौरान एक भयानक ग्रेट बैटल शुरू हो जाती है और शिहाओ अकेले ही तीनों हाफ इमॉर्टल एम्परर से लगातार फाइट करता है। फेदर एम्परर, ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर तीनों एम्परर पिल निगल लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडीज से डार्क लाइट निकलने लगती है और डार्कनेस फोर्स और मैजिकल फोर्स तेजी से रिकवर हो जाती है। इसलिए वे फियरलेस होकर स्लॉटर मचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन ये सुनकर शिहाओ भी अब पहले जैसा नहीं रहता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी पावर और डाओ स्किल्स कई गुना बढ़ चुकी हैं और ऊपर से बेटे और भाइयों को खोने का दर्द उसकी किलिंग इंटेंट को एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा देता है। और एक ब्लास्ट की आवाज के साथ यह एरिया डिस्ट्रक्शन में बदल जाता है। चारों हाफ इमॉर्टल एम्परर की बैटल में ब्लड चारों तरफ बिखरता रहता है और हर शोक वेव की वजह से नए वर्ल्ड्स क्रिएट होते हैं और फिर प्राइमल केओस में लौट जाते हैं, क्योंकि इतनी वास्ट पावर सिर्फ हाफ इमॉर्टल एम्परर ही संभाल सकते थे। किसी भी रियल्म को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करना दोनों उनके लिए एक ही बात है। और इसी बीच टाइम की ग्रेट रिवर उफान मारती है और लोअर रीचेस से 3 शॉकिंग रेनबोज तेजी से पास आने लगते हैं। ये देखकर वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर का फेस इंप्रेशन बदल जाता है, क्योंकि वो साफ महसूस करता था कि ये तीनों भी हाफ इमॉर्टल एम्परर हैं और एक साथ आना अपने आप में टेरिफाइंग है, क्योंकि आखिर पास्ट से प्रेजेंट तक कुल कितने हाफ इमॉर्टल एम्परर बचे थे और अगर उसे जोड़ लें तो सिर्फ 5 ही है। और अब टाइम रिवर के लोअर रीचेस से एक साथ 3 का आना बेहद खतरनाक संकेत है, क्योंकि टाइम में चलना ही भारी कर्मा खींच लाता है। यही वजह है कि आमतौर पर तो हाफ इमॉर्टल एम्परर भी इससे बचते हैं। जैसे जैसे वे पास आते हैं 3 फिगर्स साफ दिखने लगती हैं। 2 मैन और 1 वुमन थी। तीनों ह्यूमन फॉर्म में होते हैं और उनका ऑरा इतना ओवरवेलमिंग होता है कि सांस रुकने का एहसास होने लगता है। डार्जलिंग डाओ सिंबल्स उनके चारों ओर घूमते हैं और जो बताते हैं कि उनके लॉज कितने प्रोफाउंड हैं। वे साथ साथ चलते हुए नीचे सब पर नजर डालते हैं और जैसे ही उनकी नजर शिहाओ पर पड़ती है तो तीनों के फैंस पे स्माइल आ जाती है और उनमें से एक धीरे से कहता है कि वो यही है, हमें मिल गया। ये सुनकर फेदर एम्परर, ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि अगर वे शिहाओ को देखकर स्माइल कर रहे हैं तो साफ है कि वे एलाइज नहीं बल्कि एनिमीज हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर का दिल भी डूब जाता है। उसे लगता है कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है। अगर वे 3 शिहाओ के साथ जुड़ गए तो 4 बनाम 4 हो जाएगा। फेदर एम्परर के विंग्स जोर से फड़फड़ाने लगते हैं और उसका किलिंग इंटेंट आसमान छूने लगता है, क्योंकि वो चाहता था
कि किसी भी तरह शी हाओ को जल्दी से किल कर देना चाहता था। और अभी उनके पास 4 हाफ इमॉर्टल एम्परर थे और थियोरेटिकली वे शी हाओ को सील कर सकते थे, इसलिए वे किसी भी अनएक्सपेक्टेड मोड से बचना चाहते थे। लेकिन टाइम रिवर से आए 3 बीइंग्स ने सिचुएशन को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। और तभी वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर गहरी चिंता में उन्हें वार्निंग देता है कि टाइम रिवर के खिलाफ रेकलेस एक्शन पूरे हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन ये सुनकर फेदर एम्परर और भी कोल्ड हो जाता है। उसके मन में शक पैदा होता है कि शायद शी हाओ का मरना फ्यूचर में तय है, इसलिए फ्यूचर के एक्सपर्ट्स उसे बदलने आए हैं। ये सोचकर एल्डर खुद से बुदबुदाता है कि शायद शी हाओ आज मरेगा और ये सब उसे बचाने आए हैं। और अभी के लिए ग्रे एम्परर और ग्रैंड एम्परर भी अंदर ही अंदर सहमत हो जाते हैं कि जो भी टाइम रिवर से आए हैं वे सच में एनिमी ही हैं। और तभी अचानक उन 3 में से जो वुमन होती है वो मूव करती है और अपनी स्नो वाइट चमकता हुआ पाम अटैक बैटलफील्ड की ओर बढ़ा देती है। और उसके पाम अटैक से निकलने वाली पावर इतनी हॉरिफाइंग होती है कि हेवन ओवरफ्लोइंग डाओ सिंबल्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को हिला देते हैं। ये देखकर वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या वे जानते भी हैं कि वे क्या कर रहे हैं और क्या वे इस तरह के कर्मा को सहन भी कर पाएंगे। और अभी के लिए इन तीनों कल्टीवेटर को देखकर वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर का एक्सप्रेशन सच में बदल जाता है, क्योंकि अगर ये लोग इस तरह टाइम की ग्रेट रिवर के खिलाफ जाकर बैटल की डायरेक्शन बदलते हैं तो हेवन एंड अर्थ का बैकलैश ऐसा हो सकता है जिसमें खुद वे भी फंस जाएंगे। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अगर शी हाओ सच में इनके हाथों से बच गया तो क्या इससे एक बिल्कुल नया, इनकॉम्प्रिहेंसिबल और टेरिफाइंग फ्यूचर जन्म नहीं लेगा। लेकिन फेदर एम्परर और बाकी लोगों ने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया था और न ही करने की हिम्मत की थी, क्योंकि एक बार ऐसा फैसला लेकर एक्शन में उतरने का मतलब था कि हाफ इमॉर्टल एम्परर भी पेरिश होने से नहीं बच सकता है। और एक ब्लास्ट की आवाज के साथ हेवन एंड अर्थ हिल जाते हैं और रियल्म सी में बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं। और तभी उस वुमन का पाम अटैक बहुत बड़ी तबाही लेकर आता है और उसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स इतनी भयानक होती है कि वो शी हाओ के शोल्डर को छूते हुई सी से जाकर टकराता है, जहां सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ तक कि हेवंस के डाओ लॉ भी टूटने लगते हैं। ये देखकर शी हाओ अटैक से बचकर उसे कोल्ड फीलिंग से देखता है। लेकिन दूसरी ओर यह नजारा देखकर फेदर एम्परर, ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर तीनों स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो वुमन खुद शी हाओ पर अटैक करेगी। ये देखकर उन 3 फ्यूचर एक्सपर्ट्स में से एक बोलता है कि सबने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली है। और ये कहते ही इमॉर्टल गोल्ड आर्मर पहने हुए एक मैन सामने आता है, जिसके हाथ में एक जाइंट हाल्बर्ड होता है, जिसके सिल्वर जैसे बाल और ब्लेड जैसी शार्प आंखें होती है। ये सुनकर वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर भी चौंक जाता है और उसके चेहरे पे अजीब एक्सप्रेशन आ जाता है। ग्रे एम्परर, ग्रैंड एम्परर और फेदर एम्परर भी यही फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा रिजल्ट कभी इमेजिन नहीं किया था। इसके बाद वो वुमन कहती है कि वे सच में शी हाओ के लिए ही आए हैं, लेकिन उसे बचाने नहीं बल्कि उसे किल करने के लिए आए हैं। ये कहते ही डार्जलिंग डाओ सिंबल्स पीछे हटते हैं और उसका रियल फेस सामने आता है, जिनमें से वुमेन करीब 30 साल की थी और तीसरा व्यक्ति एक क्रिम्सन हेयर वाला एल्डर था, जिसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और उसके हाथ में स्नो व्हाइट हेवन मेजरिंग रूलर होता है। लेकिन दूसरी ओर यह सुनकर फेदर एम्परर शक के साथ कहता है कि हम आप पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, जो सुनकर सिल्वर हेयर्ड मैन कहता है कि वे सब मिलकर शी हाओ को सप्रेस करके किल करेंगे। और उसके अगले ही पल वे तीनों बिना देर किए एक्शन में आते हैं और सच में शी हाओ पर जॉइंट अटैक कर देते हैं। ये देखकर शी हाओ गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है कि ये बेशर्म लोग आखिर कहां से आ गए जो उसे एनिमी बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। और भले ही अभी के लिए शी हाओ पर चारों तरफ से अटैक हो रहा था, लेकिन उसके अंदर जरा भी डर नहीं होता है। फ्यूचर से आए लोग उसे जानते हो या हिस्ट्री समझते हो, फिर भी वह खुद को अनमैच्ड मानता था और अपने रास्ते के हर एनिमी को मिटाने का इरादा रखता था। हाल ही में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी बॉडी ब्लड एनर्जी से भर चुकी थी और वो अपनी पीक पावर पर लौट आया था और अब वो एक और ब्रेक थ्रू के करीब था। ये देखकर गोल्डन कपड़ों वाली वुमन घबराकर बाकी लोगों से जल्दी एक्शन लेने को कहती है, क्योंकि उसे भी टाइम कम लग रहा था। जबकि फेदर एम्परर डाउट्स के साथ पूछता है कि क्या वे खुद पेरिश होने से नहीं डरते हैं, जो सुनकर हेवन मेजरिंग रूलर वाला एल्डर कहता है कि शी हाओ का इन्फ्लुएंस ही बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही वो आगे कुछ कहने वाला होता है कि तभी अचानक ऊपर से थंडर अटैक गिरता है। लाइटनिंग उसके बॉडी पर ब्रूटैलिटी से टूट पड़ती है। भले ही उसे चोट न पहुंचे, फिर भी मिस्टीरियस पावर उसे टकराकर उसके वर्ड्स को रोक देती है और ये कर्मा की पावर होती है, क्योंकि वो हेवन के सीक्रेट्स को एक्सपोज करना चाहता था और उस एल्डर पल बैकलैश की वजह से मुंह से ब्लड निकल आता है। ये देखकर सिल्वर हेयर्ड मैन दहाड़ते हुए कहता है कि अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग जान देने के रिजॉल्व के साथ आए हैं और बैकलैश पहले ही शुरू हो चुका है। इसलिए वे वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर, फेदर एम्परर, ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर को शी हाओ पर साथ अटैक करने के लिए कहता है, क्योंकि फ्यूचर से आए इन तीनों का हर अटैक भारी कर्मा खींच रहा था और अभी तो उन्होंने शी हाओ को छुआ भी नहीं था, फिर भी कॉन्सिक्वेंसेस सामने आने लगे थे और अगर सच में कुछ बदल गया तो ब्लड की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर वुमन चीखती है
कि सब एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, और इसका जवाब देते हुए वर्ल्ड एरेडिकेशन एल्डर सीरियस फेसेस के साथ पूछता है कि एक पूरे ग्रेट एज की सिचुएशन बदलने का मतलब एंडलेस टाइम को पलटना है। इसका अंजाम सबके बॉडीज और एग्जिस्टेंस पर क्या होगा। लेकिन सिल्वर हेयर्ड मैन गुस्से में कहता है कि वे इन सब बातों की परवाह नहीं करते हैं, उन्हें बस इतना पता है कि अगर शिहाओ नहीं मरा तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होंगे। ये सुनकर एल्डर का चेहरा सखत हो जाता है और वो एक्शन में आता है। ग्रे एम्परर, ग्रैंड एम्परर और फेदर एम्परर भी एक साथ अटैक करते हैं और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि 7 ग्रेट एक्सपर्ट्स मिलकर शिहाओ को घेर लेते हैं। लेकिन हेवन एंड अर्थ की क्रिएशन के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 7 हाफ इमॉर्टल एम्परर एक अकेले पर्सन को घेरकर मारने पर उतरे। लेकिन यही रियलिटी सामने आ चुकी थी। शिहाओ एक अनप्रेसिडेंटेड डेस्परेट सिचुएशन में फंस जाता है। एक ऐसा केओस शुरू होने वाला था जो सबकी इमेजिनेशन से अलग था। ये उसके जीवन का सबसे बैड दिन बन जाता है। 7 हाफ इमॉर्टल एम्परर के जॉइंट अटैक के सामने कौन टिक सकता था। ये डार्कनेस का महानतम केओस होता है जिसमें फ्यूचर के एक्सपर्ट्स तक शामिल हो चुके होते हैं। पास्ट से लेकर अब तक का सबसे शॉकिंग इवेंट। लेकिन शिहाओ किसी तरह डटा रहता है और चारों ओर से पड़ने वाले टेरिफाइंग अटैक को सहता हुआ बस यही सोच रहा होता है कि फ्यूचर से आए तीनों एक्सपर्ट्स पर अभी भी रिबाउंड फोर्स का असर है, जिससे उनकी मूवमेंट्स थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हैं। लेकिन तभी लोअर रीच ऑफ टाइम रिवर से किसी की फ्यूरियस दहाड़ सुनाई देती है और एंडलेस रैज और किलिंग इंटेंट के साथ कोई तेजी से आगे आता है और एक ब्लास्ट की आवाज के साथ एक महान बेल गूंज उठती है और एक पर्सन जिसके सिर के ऊपर वो बेल तैर रही होती है और यह पर्सन हर टेक्निक से बेपरवाह स्लॉटर करता हुआ सामने आता है, जिसकी बॉडी से एंडलेस फाइटिंग इंटेंट और अनमैच्ड कल्टीवेशन झलक रही थी। साफ था कि यह भी हाफ इमॉर्टल एम्परर लेवल का एक्सपर्ट है। ये देखकर ग्रे एम्परर गुस्से में चिल्लाता है कि अब तू कौन है बेसाले। ये सुनकर आने वाला पर्सन जोर से बोलता है कि मेरा नाम विदाउट बिगिनिंग है, और ये कहते ही वो सीधा एक्शन ले लेता है क्योंकि उसकी नजर शिहाओ पर पड़ती है। तो वो तुरंत आगे बढ़कर हेल्प करने आता है। उसका टारगेट साफ था कि फ्यूचर से आए उन 3 लोगों को रोकना था, इसलिए विदाउट बिगिनिंग टाइम की पावर को एक्टिवेट करके एक साथ तीनों पर स्वीप करता है। तो दूसरी ओर विदाउट बिगिनिंग, ये 2 वर्ड्स पूरे रेल्म सी में गूंज उठते हैं। इमॉर्टल डोमेन के पहाड़ नदियां तक कांप जाती हैं। इमॉर्टल डोमेन के एक्सपर्ट्स ये सब देख रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले उनके दिल बैठ गए थे जब उन्होंने देखा था कि शिहाओ अकेले 7 हाफ इमॉर्टल एम्परर का सामना कर रहा है। उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब यह नया एक्सपर्ट सामने आया था, घंटी की लहरों के साथ अपना नाम घोषित करता हुआ। ये देखकर कई एक्सपर्ट्स की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ यंग लेडीज तो रोने लगती हैं क्योंकि शिहाओ ने इस बैटल में बहुत कुछ खोया था। उसके भाई मारे गए, उसका बेटा ब्लड सैक्रिफाइस कर चुका था और वो अकेला सब कुछ झेल रहा था। अब आखिरकार कोई उसके साथ खड़ा हुआ था और अगले ही पल विदाउट बिगिनिंग अपनी बेल को घुमाते हुए हेवन मेजरिंग रूलर वाले एल्डर पर अटैक कर देता है और साथ ही वो सिल्वर हेयर्ड मैन जो जाइंट हेल्बर्ट पकड़े हुए था उस पर भी अटैक कर देता है ताकि शिहाओ का बर्डन हल्का सा कम हो सके। और जब विदाउट बिगिनिंग अपनी आंखों से इस एरा के हेवनली एम्परर हुआंग को देखता है तो उसका दिल हिल जाता है, क्योंकि डार्कनेस में अकेले 7 हाफ इमॉर्टल एम्परर से लड़ता हुआ वो पर्सन उसे अंदर तक झकझोर देता है। और तभी हेवन मेजरिंग रूलर वाला एल्डर चिल्लाता है कि विदाउट बिगिनिंग तुम हमें नहीं रोक सकते हो। ये सुनकर विदाउट बिगिनिंग जवाब देता है कि तुम इस समय के नहीं हो और इस दुनिया के भी नहीं हो और तुम सील्ड एंटेनस पासेज से आए हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग लौट जाओ। यह सुनकर शिहाओ की आंखें चमक उठती हैं और वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर भी कुछ सोचने लगता है और फेदर एम्परर, ग्रैंड एम्परर व ग्रे एम्परर सभी हिल जाते हैं क्योंकि फ्यूचर की कॉम्प्लेक्सिटी उन्हें डरा देती है। और तभी फ्यूचर से आई गोल्डन कपड़ों वाली वुमन चिल्लाती है कि डाओ फ्रेंड्स, ध्यान मत भटकाओ, बस शिहाओ को मार दो। लेकिन वे शिहाओ के सामने अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे थे और मौका मिलने का इंतजार कर रहे थे। वर्ल्ड एरेडिकेशन एल्डर यह समझते ही जोर से दहाड़ता है और शिहाओ चारों तरफ से घिर जाता है। लेकिन तभी विदाउट बिगिनिंग की बेल फिर से बजती है और अगले ही पल वो खून की उल्टी कर देता है क्योंकि वो अपने एरा से बाहर के लोगों से बैटल कर रहा था और बैकलैश झेल रहा था। ये देखकर शिहाओ विदाउट बिगिनिंग से कहता है कि फेदर एम्परर, ग्रे एम्परर, ग्रैंड एम्परर और वर्ल्ड एरेडिकेशन एल्डर से वह खुद निपटेगा क्योंकि जबरदस्ती दखल देने पर विदाउट बिगिनिंग को भारी नुकसान हो सकता था। ये सुनकर गोल्डन कपड़ों वाली वुमन कहती है कि पहले इसे मारो और वो बाकी 2 के साथ मिलकर विदाउट बिगिनिंग पर टूट पड़ती है। सिल्वर हेयर्ड मैन हेल्बर्ट को उठाकर जोरदार अटैक करता है और रियल्म सी चीरता हुआ इंपीरियल प्रेशर फैल जाता है और तभी अचानक टाइम की रिवर में मल्टी कलर लाइट चमकती है और 9 कलर इमॉर्टल गोल्ड की ओरा फैलती है और एक जाइंट कॉल्ड्रन प्रकट होता है जिससे ऑल लाइफ सोर्स एनर्जी बह रही होती है। उसके ऊपर खड़ा एक पर्सन एम्परर फिस्ट लहराते हुए अटैक करता है और कॉल्ड्रन उस हेल्बर्ट से टकराता है और लाइट जैसे सिंबल्स घूमने लगते हैं और फिर वो हेवन मेजरिंग रूलर को उड़ा देता है। उसकी डिवाइन स्ट्रेंथ देखकर सभी की फट जाती है, लेकिन आते ही उसकी बॉडी टाइम की पावर की वजह से इल्यूजनरी होने लगती है। ये देखकर गोल्डन कपड़े वाली लेडी कोल्ड वॉइस में कहती है कि यहाँ सभी के साथ उसका कर्मा जुड़ा है।
इसलिए एक साथ प्रकट होते ही उसकी बॉडी टाइम की पावर से ढक गई है, जिसके बाद वो पर्सन ग्रेट कैल्डर को सिर के ऊपर लिए वो ब्रूटलिटी से अटैक करता है और उसका फिस्ट अटैक सीधे उस लेडी की बॉडी की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर उस लेडी का फेस इंप्रेशन बदल जाता है, क्योंकि वो इस पर्सन के फिस्ट इम्प्रिंट को अच्छी तरह जानती थी। पास्ट में इसी की वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए वो सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करती है और तुरंत अपना मैजिकल आर्टिफैक्ट एक्टिवेट कर देती है और अगले ही पल एक हेवनली हेल्बर्ट प्रकट होता है। भले ही वो एक लेडी थी, लेकिन उसके हाथ में ये वेपन बहुत खतरनाक लग रहा था। उससे एंडलेस किलिंग पावर की लहरें फैल रही थी और एक ब्लास्ट की तेज आवाज के साथ उस नए आए पर्सन की फिस्ट हेवनली हेल्बर्ट से टकराती है, लेकिन उसकी फिस्ट इम्प्रिंट जरा भी डैमेज नहीं होती है। तो दूसरी ओर विदाउट बिगिनिंग भी एक्शन में आ जाता है और अब उसे अकेले 3 लोगों को रोकना नहीं पड़ रहा था। हाथ खाली होते ही वह ग्रेट बेल को घुमाता है और जबरदस्त सप्रेशन करता है, जिसकी साउंड वेव से हेवन मेजरिंग रूलर पकड़े एल्डर लड़खड़ा जाता है और लगभग गिर ही पड़ता है। ये देखकर गोल्डन कपड़ों वाली वुमन गुस्से और बेचैनी में चिल्लाती है कि चाहे जो भी हो, आज शी हाओ को मारना ही होगा। इसलिए उन्होंने पहले ही लाइफ को सैक्रिफाइस करने का फैसला कर लिया था। अब रिजल्ट निकाले बिना नहीं रुकेंगे। और ये कहते हुए वो बैटलफील्ड से निकलकर फेदर एम्परर, ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर की हेल्प करने के लिए दौड़ती है, क्योंकि उसके लिए शी हाओ को मारने से बड़ा कुछ नहीं था और ये फ्यूचर की सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट से जुड़ा था। लेकिन तभी अचानक टाइम रिवर के अंदर से एक व्हाइट कपड़ों वाली वुमन प्रकट होती है और वो आते ही गोल्डन कपड़ों वाली वुमन पर अटैक कर देती है। ये देखकर वो कोल्ड वॉइस में कहती है कि कोई भी टाइम के खिलाफ नहीं जा सकता है। जो भी टाइम और स्पेस से बाहर का है वह कुछ नहीं बदल पाएगा। और यह कहते हुए वह अपना व्हाइट हैंड्स उठाती है और इमॉर्टल रेडियंस चमकती है और हेवनली हेल्बर्ट पर अटैक करके गोल्डन कपड़ों वाली वुमन को सीधे काटते हुए पीछे उड़ा देती है। यह सच था कि जो भी ग्रेट रिवर ऑफ टाइम के खिलाफ गया है उसका लास्ट में अंत ही हुआ है। और फिर वो डिसाइसिवली कहती है कि तुम लोग अभी भी हेवनली एम्परर हुआंग का सामना करने के काबिल नहीं हो, इसलिए लास्ट में तुम्हारे सारे एफर्ट बेकार ही जाएंगे। दूर खड़ा शी हाओ ये सब देखता है और उस फेमिलियर कॉल्ड्रन और उस व्हाइट कपड़ों वाली वुमन को देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठता है, क्योंकि वो जानता था कि यह किसी दूसरे एरा की हस्ती है। और अब बैटल पूरी तरह भड़क चुकी थी। रियल्म सी में हाफ इमॉर्टल एम्परर की खून से सनी लड़ाई चल रही थी। पूरे 2 दिन तक हेवेंस और अर्थ कांपते रहते हैं, जिसके बाद एक ब्लास्ट की आवाज के साथ ही व्हाइट कपड़ों वाली वुमन और गोल्डन कपड़ों वाली वुमन की जीत हार तय होती है। व्हाइट कपड़ों वाली वुमन के एक ही पाम स्ट्राइक से इमॉर्टल रेडियंस फूट पड़ती है और गोल्डन कपड़ों वाली वुमन को उड़ाते हुए दूर फेंक देती है। और व्हाइट कपड़ों वाली वुमन हमेशा की तरह स्टनिंग और डोमिनेटिंग थी, जबकि गोल्डन कपड़ों वाली वुमन की कल्टीवेशन भले ही टेरिफाइंग थी, लेकिन कॉम्बैट सेंस में वो पीछे रह गई थी। ये देखकर गोल्डन कपड़ों वाली वुमन पागलपन में चिल्लाती है कि अगर मुझे शी हाओ को किल करने के लिए ब्लड सैक्रिफाइस करना पड़ा तो मैं वो भी करूंगी। ये सुनकर व्हाइट कपड़ों वाली वुमन स्माइल करते हुए कहती है कि अगर फ्यूचर में लोग इतनी जल्दी में शी हाओ को मारना चाहते हैं तो फ्यूचर पूरी तरह होपलेस नहीं है। यह सुनकर कॉल्ड्रन वाला पर्सन भी सिर हिलाता है और हेल्बर्ट वाले सिल्वर हेड मैन पर टूट पड़ता है, उसे लगातार भारी चोटें देता है। और वहीं दूसरी तरफ विदाउट बिगिनिंग की बेल हेवन मेजरिंग रूलर वाले एल्डर को टाइम की करोजन से बूढ़ा कर देती है। उसकी दाढ़ी और बाल झड़ने लगते हैं और वो अपने वेपन को लगभग छोड़ ही देता है। ये देखकर विदाउट बिगिनिंग कहता है कि फ्यूचर में शायद अभी भी लाइफ का एक चांस बचा है। तो दूसरी ओर ये सारी बातें सुनकर शी हाओ अंदर से हिल जाता है, क्योंकि जब हाफ इमॉर्टल एम्परर तक फ्यूचर को लेकर निराश है तो आगे क्या भयानक होने वाला है। लेकिन अगले पल उसकी तरफ 4 एम्परर टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो और ज्यादा फेरोशियस हो जाता है। ये सुनकर सिल्वर हेयर्ड मैन, हेवन मेजरिंग रूलर वाला एल्डर और गोल्डन कपड़ों वाली वुमन तीनों अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देते हैं और हार्ट एसेंस ब्लड जलाने तक को तैयार हो जाते हैं, ताकि फॉरबिडन मेथड से शी हाओ को घेर कर मार सकें। और तभी एक ब्लास्ट की आवाज के साथ विदाउट बिगिनिंग व्हाइट कपड़ों वाली वुमन और कॉल्ड्रन वाला पर्सन इमॉर्टल रेनबोज बनकर आसमान में चढ़ते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। और इसी के साथ बैटल और भी भयानक हो जाती है, यहाँ तक कि टाइम की ग्रेट रिवर भी अशांत हो उठती है। और तभी कॉल्ड्रन वाला पर्सन कहता है कि ये सब उनका वहम है, टाइम की धारा बदली नहीं जा सकती है। तो दूसरी ओर शी हाओ चारों एम्परर से घिरा हुआ था और अब शी हाओ पूरी स्ट्रेंथ से काउंटर अटैक करता है। और यह तय हो चुका था कि अब हाफ इमॉर्टल एम्परर के गिरने का समय आ गया है, क्योंकि पूरी बॉडी ब्लड से ढकी होने के बावजूद भी शी हाओ का किलिंग इंटेंट कम नहीं होता है। उसकी इंजरीज बहुत सीरियस होती हैं, लेकिन 4 ग्रेट एम्परर के जॉइंट अटैक में जिंदा रहना ही किसी मिरेकल से कम नहीं था। तो दूसरी तरफ वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर की बॉडी भी इंजरीज से भर चुकी थी, लेकिन वो बहुत नॉर्मल थी, इसलिए कुछ ही पल भर में सारी इंजरीज रिकवर हो जाती हैं, जबकि शी हाओ की बॉडी पर पड़े क्रैक्स और गहरे होते जाते हैं। लेकिन वो एक हाफ इमॉर्टल एम्परर था। बट एक साथ 4 ग्रेट एक्सपर्ट्स का सामना करना इतना आसान नहीं था, इसलिए डेंजर साफ दिख रहा था। ये देखकर फेदर एम्परर दहाड़ते हुए कहता है कि आज शी हाओ पक्का मरेगा, क्योंकि यह न्यूकमर सच में बहुत डरावना था। लेकिन तभी शी हाओ के सिर के ऊपर लॉ पूल तैरने लगता है और उसके हैंड में इमॉर्टल सोर्ड चमक उठती है
जिसकी स्वॉर्ड रेडियंस इटर्निटी को चीरती हुई निकलती है। ये देखकर ग्रे एम्परर का चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसे अचानक महसूस होता है कि हालात बहुत बिगड़ गए हैं और एक ब्लास्ट की आवाज के साथ हजारों स्वॉर्ड रेडियंस के बीच वो अकेला था जो बच नहीं पाता है और शीहाओ उसकी गर्दन काट देता है। उसका सिर अलग हो जाता है और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता है और उसका हाथ गर्दन पर, आंखों में शॉक भरा हुआ और ब्लड की उल्टी करते हुए ग्रे एम्परर कुछ कहना चाहता था, लेकिन शीहाओ बिना रुके आगे बढ़ता है और उसकी हालत चारों से ज्यादा खराब थी। फिर भी वो वॉर गॉड की तरह अनस्टॉपेबल लग रहा था। ये देखकर ग्रैंड एम्परर चिल्लाता है और चारों एक साथ अटैक करते हैं और रियल्म सी में लहरें उठती हैं और एक ब्लास्ट की आवाज के साथ ग्रैंड एम्परर उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। उसकी भौहों के बीच में से ब्लड बहने लगता है और प्राइमोर्डियल स्पिरिट तक कट जाती है। अगर वो हाफ इमॉर्टल एम्परर ना होता तो वो अब तक मर चुका होता। और इसी बीच ग्रे एम्परर हांफते हुए कहता है कि उसकी बॉडी अचानक वीक क्यों हो रही है और वहीं फेदर एम्परर भी यही महसूस करता है और गुस्से में वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर की तरफ देखकर पूछता है कि उसके हाफ इमॉर्टल एम्परर पिल सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही काम करते हैं क्या। ये सुनकर वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर कोल्ड वॉइस में बताता है कि उनकी फाउंडेशंस पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, इसलिए कोई भी मेडिसिन उन्हें तुरंत पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती है। वो बस एक टेम्पोररी सॉल्यूशन था, असली हीलिंग के लिए टाइम चाहिए। ये सुनते ही फेदर एम्परर और भड़क जाता है और अपने विंग्स को फड़फड़ाते हुए पीछे हटता है, जबकि ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर भी रिट्रीट करते हैं क्योंकि क्रैक्ड बॉडी के बावजूद शीहाओ उनके लिए अभी भी एक टाइगर था। जिसके बाद शीहाओ की नजर वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर पर टिक जाती है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि यह डिसाइसिव बैटल उसी के साथ है। अगर ये निपट गया तो बाकी तीन कोई मैटर नहीं करेंगे। इसलिए वो तीनों को नजरअंदाज करते हुए उनके बीच से ऐसे गुजर जाता है जैसे वे मिट्टी की मूर्तियां हों, जिससे उन्हें भारी ह्यूमिलिएशंस महसूस होता है। जब वे पीछे हटने लगते हैं तो शीहाओ वार्निंग देता है कि अभी अटैक नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और एक ब्लास्ट की आवाज के साथ उसकी चेस्ट से 3 क्लियर एनर्जीज निकलती हैं जो उसकी वॉर बॉडीज बनकर तीनों कमजोर पड़े एम्परर से बैटल में कूद जाती हैं। तो वही शीहाओ वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर पर टूट पड़ता है और ट्रू फ्लेम्स के साथ फाइनल बैटल शुरू हो जाती है और 2 दिन तक यह भयानक बैटल चलती रहती है और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक कांप उठते हैं। आखिरकार शीहाओ और वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर दोनों की बॉडीज डैमेज हो जाती हैं और वे मिराकुलस स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं और तभी वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर एक भयानक रोर करता है और उसकी ट्रू बॉडी प्रकट होती है जो एक जाइंट रेड वल्फ की होती है और वो अपना ब्लड माउथ खोलकर शीहाओ को निगलने के लिए दौड़ता है। यह देखकर शीहाओ तुरंत लॉ पूल को आगे बढ़ाकर उसे रोकता है, लेकिन सींगों के टकराते ही टाइम और स्पेस कोलैप्स होने लगता है और फिर अचानक उस वुल्फ के पीछे 9 टेल्स अपीयर होती है जो जाइंट स्नेक्स की तरह झपटती हैं। ये देखकर शीहाओ पीछे हटता है और समझ जाता है कि ये स्नेक्स नहीं बल्कि 9 ट्रू ड्रैगन्स हैं और अभी के लिए वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर ने अपनी ट्रू बॉडी खो दी थी और शीहाओ जानता था कि उसके सामने अब केवल एक एनिमी नहीं बल्कि एक लिविंग कैलेमिटी खड़ी थी। तो वही दूसरों की बैटल्स अपने अंत की ओर बढ़ रही होती हैं, जिसके बाद हमें व्हाइट कपड़ों वाली वुमन को दिखाया जाता है जो एक्शन लेते ही वो बिल्कुल एक हेवनली इमॉर्टल एम्परर जैसी लगती है और साथ ही वो काफी ज्यादा रूटलेस होती है। और सबसे पहले वो उसी गोल्डन कपड़ों वाली वुमन को पूरी तरह सप्रेस कर देती है और इतनी जबरदस्त बैटल करती है कि उसकी बॉडी टुकड़ों में फट जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो सिर्फ अपने सॉफ्ट स्नो वाइट पाम पर ही निर्भर थी, लेकिन उसके पाम की स्ट्रेंथ इतनी भयानक होती है कि इमॉर्टल असेंशन लाइट फूट पड़ती है और हेवन और अर्थ दोनों हिल जाते हैं, यहाँ तक कि दूर खड़े शीहाओ का एक्सप्रेशन भी बदल जाता है। और ब्लास्ट की आवाज के साथ व्हाइट कपड़ों वाली फीमेल हाफ इमॉर्टल एम्परर आसमान चीरती हुई आगे बढ़ती है और गोल्डन कपड़ों वाली वुमन का पीछा करते हुए लगातार अटैक पर अटैक करती है। अनमैच्ड मैजिकल इम्प्रिंट से उसे सप्रेस करती चली जाती है और एक ब्लास्ट की आवाज के साथ जब उसका चमकता हुआ पाम टकराता है तो उस वुमेन की बॉडी पूरी तरह फट जाती है और रियल्म सी में फूल की तरह एक्सप्लोड हो जाती है। लेकिन अफसोस बस यही था कि हाफ इमॉर्टल एम्परर को पूरी तरह मारना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए प्राइमोर्डियल स्पिरिट फ्लेम चीखते हुए टूटी हुई फ्लैश और बोन्स को समेटती है और घबराकर ग्रेट रिवर ऑफ टाइम की ओर भाग निकलती है। तो दूसरी ओर सिल्वर हेयर्ड मैन जोर से दहाड़ता है और उसके वर्ड्स में बेचैनी और गुस्सा साफ था, लेकिन उसकी हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी क्योंकि ग्रेट कैल्डर वाले पर्सन ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ये देखकर कैल्डर के नीचे खड़ा वो पर्सन कोल्ड वॉइस में किल बोलता है और उसकी बॉडी भले ही इल्यूजनरी हो चुकी थी, लेकिन उसका ऑरा हेवन तक फैल रहा होता है जैसे नेचर बनने से पहले का कोई अनमैच्ड ओवरलॉर्ड हो। और तभी अचानक उसकी बाहें हिलती हैं और एम्परर फिस्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है। उसके सामने कुछ भी टिक नहीं पाता है। 2 दिन और 2 रात की बैटल के बाद सिल्वर हेड मैन की बाहें खून से लथपथ हो चुकी थीं और यह बैटल भी अब अंत के करीब थी। और जैसे ही ग्रेट कॉल्ड्रन नीचे उतरता है
तो वो उस ग्रेट हैल्बर्ट को सप्रेस कर देता है और अगले ही पल कॉल्ड्रन वाले पर्सन की फीस्ट गोल्डन लाइट से भर जाती है और एवरलास्टिंग को चकनाचूर करती हुई एक पंच सीधे सिल्वर हेयर्ड मैन के चेस्ट से आर पार हो जाता है और एक ब्लास्ट की आवाज के साथ उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और ब्लड रियलम सी में फैल जाता है और अगले ही पल कॉल्ड्रन वाला पर्सन उसकी टूटी हुई बॉडी के पास से गुजरता है और लगातार मैजिकल इम्प्रिंट्स मारता है ताकि प्राइमरियल स्पिरिट लाइट को सप्रेस किया जा सके। लेकिन सिल्वर हेयर्ड मैन की प्राइमरियल स्पिरिट ब्लड से लथपथ बोन्स को समेटकर टाइम की रिवर में भागना चाहती थी, लेकिन कॉल्ड्रन वाला पर्सन उसका पीछा करता है और जायंट कॉल्ड्रन का माउथ चमकता है और सारी स्पिरिट लाइट ब्लड और बोन्स को खींच लेता है। ये देखकर सिल्वर हेयर्ड मैन गुस्से में दहाड़ता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो कैल्डर में सील हो गया तो हाफ इमॉर्टल एम्परर होने के बावजूद भी धीरे धीरे रिफाइन होकर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर कॉल्ड्रन वाला पर्सन कोल्ड वॉइस में जवाब देता है कि मैं आज ही तुम्हें सप्रेस करके निपटा दूंगा और अगले ही पल एक ब्लास्ट की आवाज के साथ ग्रेट कॉल्ड्रन चमक उठता है और 9 कलर इमॉर्टल एनर्जी और ऑल लाइफ सोर्स एनर्जी उफान पर आ जाती है, जिसकी वजह से प्राइमोर्डियल स्पिरिट को खींचती चली जाती है। और इसी बीच व्हाइट कपड़ों वाली वुमन ऊपर से उतरती है और वो एक पाम उठाकर एक जोरदार पाम स्ट्राइक करती है और एक ब्लास्ट की आवाज के साथ सिल्वर हेयर्ड मैन की प्राइमोर्डियल स्पिरिट फिर से बिखर जाती है और ब्लड बोन सब कैल्डर में गिर जाते हैं। वो सोल फ्लेम से खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन व्हाइट कपड़ों वाली वुमन दूसरी पाम से उसे फिर से तोड़ देती है और पूरी तरह कॉल्ड्रन में ही सप्रेस कर देती है और एक कलेक्ट की आवाज के साथ कॉल्ड्रन हिलता है और उसका ओनर चमकती लाइट जैसी आंखों से उसे देखता है और वो हाफ इमॉर्टल एम्परर पूरी तरह रिफाइन होने लगता है। तो दूसरी ओर हेवन मेजरिंग रूलर वाले एल्डर ये देखकर फट जाती है और वो विदाउट बिगिनिंग के अटैक से पहले ही बुरी तरह घायल था। उसकी बॉडी कई बार फटते फटते बची थी और अब उसके अंदर बैटल करने की हिम्मत नहीं बचती थी, इसलिए वो पलटकर भागने लगता है क्योंकि पीछे छूट जाना मौत के बराबर था। और तभी एक ब्लास्ट की आवाज के साथ ग्रेट बेल उड़कर आती है और उसकी चेस्ट से जाकर टकराती है और उसकी बॉडी का निचला हिस्सा एक्सप्लोड हो जाता है। केवल ऊपर का हिस्सा ही टाइम की रिवर में घुस पाता है। यानी कि इन तीनों ने शी-हाओ को किल करने आए तीनों कल्टीवेटर को मार मार कर भूत बना दिया था। लेकिन यह एक वर्ल्ड शॉकिंग बैटल थी जो फ्यूचर से आए एक्सपर्ट्स ने विक्ट्री डिसाइड कर दी थी और एक हाफ इमॉर्टल एम्परर को सप्रेस कर दिया गया था। तो दूसरी ओर ये देखकर फेदर एम्परर, ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर की फटकर 4 हो जाती है और अगले ही पल तीनों फ्यूचर एक्सपर्ट्स की टेरर उन्हें जकड़ लेती है। हालांकि राहत यही थी कि वे फ्यूचर से आए थे, इसलिए शायद सीधे वे उन्हें किल नहीं कर सकते थे। और जब दूर खड़ा वर्ल्ड एराडिकेशन एल्डर ये देखता है तो उसकी भी फटने लगती है, क्योंकि उसे फ्यूचर की हॉरर का अंदाजा हो जाता है। लेकिन वह खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी और शी-हाओ की बैटल अब क्लाइमैक्स पर थी, जिसके बाद हमें शी-हाओ को दिखाया जाता है जो वर्ल्ड शॉकिंग डिवाइन एबिलिटीज का यूज करता है और 9 नेटर वर्ल्ड्स ईओ को सप्रेस करने लगता है। और यह 9 नेटर वर्ल्ड्स ईओ वही वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर है। और तभी एक ब्लास्ट की आवाज के साथ उसका चमकता हुआ पाम गोल्डन रेडियंस से भर जाता है और वो लगातार 9 नेटर वर्ल्ड्स ईओ की टेल्स पकड़कर उन्हें उखाड़ने लगता है, जो देखकर 9 नेटर वर्ल्ड्स ईओ दर्द से दहाड़ता है, क्योंकि उसकी हाफ मैजिकल फोर्स उन्हीं 9 टेल्स में थी। लेकिन शी-हाओ कई टेल्स को उखाड़कर फेंक देता है और फिर एक जोरदार फिस्ट इम्प्रिंट से उस 9 नेदर वर्ल्ड्स ईओ पर अटैक करता है, जिससे उसकी बॉडी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है